स्टार्ट। आज एक छोटे से सवाल से स्टार्ट करते हैं। आप सब प्लीज, एवरीबडी एंड एनीबडी हु कैन स्विच ऑन देयर स्क्रीन्स, कैमरा ऑन कर लो। एक सवाल पूछता हूँ आपसे, इफ यू कैन डू इट, नहीं तो ऐसे ही बता दो। सो आजकल न्यूज में यूएस करेंसी रह रही है। हेलो सपना मैम, थैंक यू। सो यूएस करेंसी रह रही है और डॉलर्स, रुपी एंड बॉन्ड्स। सो मेरा सवाल ये है आप सबसे, अगर बॉन्ड की यील्ड इंक्रीज होती है, इफ द यील्ड ऑफ बॉन्ड, जैसे यूएस के बॉन्ड्स की यील्ड इंक्रीज हो रही है ना, यूएस बॉन्ड्स की यील्ड इंक्रीज हो रही है, सो व्हाट डज इट डू, which is correct if the bond yield of government bonds increases? Number one, it makes loans less expensive for the government, less expensive for the government. Number two, it makes loans more expensive for the government. Number three, it makes no difference to the government loans. What do you suggest? गवर्नमेंट बॉन्ड की यील्ड इंक्रीज हो रही है, तो सरकार के लिए लोन लेना सस्ता हो रहा है कि महंगा हो रहा है कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा? What do you guess? This is an intellectual exercise to kickstart your brain. Everybody take a guess. सपना जी आप दिख रहे हैं तो आप सबसे पहले बताएं, क्या लगता है आपको? ऑल्दो आपको इकोनॉमिक्स अभी पढ़ानी है मैंने। जो भी लगता है, पिक अ रैंडम ऑप्शन। मे बी लोन लेना सस्ता हो रहा होगा। ओके, अभी मैं आंसर नहीं बता रहा, सिर्फ सुन रहा हूँ। अनित जी, व्हाट डू यू फील? सर महंगा होगा लोन लेना। ओके, अभी मैं आंसर नहीं बता रहा। ब्रजेश जी? सर महंगा होगा। नंदा जी? सर सस्ता होगा। यील्ड इंक्रीज हो रही है, तो अब सबने बता दिया, तो आई टेल यू, अनीत एंड ब्रजेश आर राइट। लोन लेना महंगा होगा, बिकॉज सरकार ने तो बॉन्ड इशू करना, और उस पे सरकार को क्या मिलेगा? लेट मी एक्सप्लेन इट ऑन द पीपीटी इटसेल्फ, जस्ट अ सेकेंड। ये ना छोटे छोटे सवाल होते हैं, और यूपीएससी और पीपीएससी इसे ही पकड़ते हैं कि बिकॉज हमारे बेसिक्स नहीं ठीक। बड़ी सिंपल सी बात है। जस्ट अ सेकेंड, कौन है? जस्ट अ सेकेंड जी प्लीज। हाँ जी। सो ये तो बहुत अच्छी करंट अफेयर्स की स्लाइड है, बट इस पे हम समझते हैं अच्छी बात। आई सेड गवर्नमेंट बॉन्ड्स की यील्ड इंक्रीज हो गई है, तो हमने ट्रेडिशनली ये पढ़ा हुआ है इकोनॉमिक्स में कि यील्ड एंड प्राइस आर सिटिंग ऑन अ सीसो। प्राइस एंड यील्ड। सरकार को मिलेगा क्या? बॉन्ड का प्राइस। आपने लोन लेना है कागज देके, लोन का एक बॉन्ड देना है, दिस इज जस्ट अ पेपर। आपने पेपर पे प्राइस लिखना है इसका कि ये 100 रुपए का बॉन्ड है। चलो, पहले आप 100 रुपए जब लोन लेते थे, तो इसकी यील्ड मान लो 10 रुपए थी, 10% थी। जो भी लोन देता था आप उसे 10 रुपए दे देते थे, ले भैया आपने 100 रुपए लोन दिया हुआ है, हर साल हम आपको 10 रुपए दे देंगे। अब यील्ड बढ़ गई, मतलब जब आप 100 रुपए उधारी लेते हो तो आपको यील्ड बढ़ गई, 20% हो गई। अब आपको उसे हर साल 20 रुपए देने होते हैं एज ब्याज। पहले आप कितने दे रहे थे ब्याज? 10 रुपए। अब आप कितना दे रहे हो ब्याज? 20 रुपए। तो अगर यील्ड बढ़ती है तो सरकार को लोन लेना महंगा पड़ता है। गॉट माय पॉइंट और नॉट? कि और एग्जांपल से समझाऊं?
खासकर जिनके आंसर्स गलत थे वो बताओ। यस सर। सो यील्ड बढ़ेगी तो सरकार को महंगा लोन पड़ेगा। सो कमिंग टू वीकली करंट अफेयर्स, आई लाइक हिज हेयर स्टाइल ओवर हेयर, मुन्ना भैया ये। सो दीज आर द टॉपिक्स वी आर डीलिंग विद टुडे, बट पहले एज ऑलवेज क्वेश्चंस करते हैं। 5 मिनट्स टू ऑल ऑफ यू। अब 6 नहीं 5 मिलेंगे, फिर अगली क्लास से 4 मिलेंगे। सो प्लीज अटेम्प्ट दी 6 MCQs। 2 मिनट बाद मैं चेंज कर दूंगा स्लाइड, बाकी 3 दिखा दो। प्लीज अटेम्प्ट देम एंड सेंड मी योर आंसर्स। Just a second. Just a second. सर 1 मिनट पीछे वाली स्लाइड। ये सर डन।
हाँ जी, डन एवरीबॉडी? No, sir. अरे कर लो यार, कितना टाइम चाहिए? चलो, 1 more minute. प्लीज सेंड मी योर आंसर्स व्हेन यू आर डन. पिक्चर खींच के व्हाट्सएप कर देना प्लीज. एक आंसर तो आ गया मेरे पास. दो आ गए हैं. वेरी. चलो जी, चेक करें फिर. हो गया सबका? हाँ या ना बता दो प्लीज. Yes, sir. चलो, लेट्स चेक इट. फर्स्ट का आंसर इज ए अमेरिका. सेकंड का आंसर इज सी चंडीगढ़. थर्ड का आंसर इज ए अमेरिका अगेन. फोर्थ का डी दिल्ली. फिफ्थ का बी बॉम्बे. एंड सिक्स्थ का डी दिल्ली. सो अमेरिका, चंडीगढ़, अमेरिका, दिल्ली, बॉम्बे, दिल्ली. सारे आंसर्स आ गए, ए बी सी डी. अब आपके स्कोर्स पूछने वाले. आई विल नॉट लेट यू गो लाइक दैट. राइट, सो वर्चुअल चॉकलेट फिजिकल डिलीवरी हो जाएगी. 6 में से 6 वाला कौन है? कैमराज ऑन कर सकते हो आप लोग यार. वाई आर वी ट्राइंग टू डिले दैट? 6 में से 6 वाला कोई? उल्टे से चलते हैं. 0 वाला कोई? 1 वाला कोई? 2 वाला कोई? सर Yes, sir. ओके. 3 वाला कोई? Yes, sir. 4? यस सर. 3 हर्षित जी? 4? सर 3. 3. 4 वाला कोई? 5 वाला कोई? Yes, sir. राइट, सो 5 इज द टॉपर. नंदा जी आपकी फिर वर्चुअल चॉकलेट एक ड्यू रही. 2 हो गई अब आपकी फ्रॉम द पास्ट 2 क्लासेस. कितनी हो कोई गई? बात है सर, कोई बात नहीं. चलो मैं खा लूंगा आपकी जगह. ठीक है सर. सिमरन मैडम, योर हेयर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. कितने मार्क्स बने कि करा नहीं? आप लेट आए हैं. अनम्यूट करके बोलना होगा आपको. हाँ जी. सर मैंने बीच में ज्वाइन किया था ना, तो एक स्लाइड चली गई थी, अटेम्प्ट नहीं किया मैंने. अच्छा, दूसरी स्लाइड वाले करें. हाँ, लास्ट के 2 क्वेश्चन ही करे हैं, उसमें से एक ही सही है. अच्छा, कॉन्ग्रेचुलेशंस. तो डिस्कस करते हैं. लेट्स डिस्कस दीज क्वेश्चंस एज वेल. और जो पिछली बार भी एक हैक समझाया था वो इस बार भी लगा हुआ है. अभी दिखाता हूँ कहाँ. So here are the question. The Svalbard Treaty deals with which among the following? Svalbard सीड वाली बात करी थी हमने लास्ट टाइम. जो वहां पे Svalbard सीड वर्ल्ड था, सारी दुनिया की सीड्स रखी हुई थी. सो आपको उससे एरिया समझ जाना था. वो कहाँ था? आर्कटिक के आसपास. सो हेयर इज द आंसर फ्रॉम द प्रीवियस क्लास. आर्कटिक रिसोर्सेज से डील करती है ट्रीटी, और इंडिया इसका मेंबर है. ये बेसिकली कुछ कंट्रीज को हक देती है जिनका लैंड लगता है वहां पे. फॉर एग्जांपल ग्रीनलैंड की आर्कटिक एरिया के यूजेज आप करेंगे. एंड बाकी सबको रोकती है कि मिलिटराइजेशन नहीं करना, आप रिसर्च सेंटर्स खोल सकते हैं. राइट जी. देन सी, दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्रिटिकल मिनरल्स की लिस्ट आई हुई है और सारे अजीब अजीब से नाम हैं. सो जो अच्छा एस्पिरेंट होता है वो सोचता है यार ये याद तो होने नहीं वाले, ये इडियम उडियम अम वाले हैं.
सो आई थिंक लास्ट टू लास्ट ईयर जब जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने थ्रेटन्ड स्पीशीज की लिस्ट डाली थी तो उसमें से क्वेश्चन आया था। अब क्रिटिकल मिनरल लिस्ट हमेशा न्यूज में रहती है। अगर आप बहुत ही एक्सीडेंट है तो 30 के 30 याद कर लो, अगर आप नहीं है तो मेरे से चालाकी सीख लो। चालाकी क्या है, ज्यादातर जो मेटल्स हैं अननोन से नाम वाले वो अम से एंड हो रहे हैं, यूएम यूएम यूएम, और जो नोन नेम वाले हैं उसमें आपने नोन नेम याद कर लो कि कॉपर है, कोबाल्ट है, आयरन एंड स्टील नहीं है, आयरन एंड स्टील नहीं है, राइट। नोन नेम्स में टिन भी है इसमें। सो जस्ट नोन मेटल्स याद कर लो, उतने ही बहुत हैं जो सिंपल नेम्स हैं। So here the answer is copper and cobalt, that is 1 and 4. But I again repeat, this is a very 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 important question जो इस बारी प्रीलिम्स दे रहे हैं। प्लीज क्रिटिकल मिनरल्स की लिस्ट को ध्यान रख लेना, आ जाएगा सवाल, राइट। देन मैटर, एंटी मैटर, स्पेस हमेशा न्यूज में रहता है, सवाल आता ही आता है। मैटर प्रेजेंट इन यूनिवर्स वाज क्रिएटेड ड्यूरिंग बिग बैंग, यस। एंटी मैटर वाज क्रिएटेड आफ्टर बिग बैंग फ्रॉम ब्लैक होल्स। अगर कुछ भी आप मान सकते हैं, अगर आप हैक लगाते हैं तो नेगेटिव स्टेटमेंट हो गया ना कि मैटर, एंटी मैटर वाज नॉट क्रिएटेड ड्यूरिंग बिग बैंग, हो ही नहीं सकता। दूसरी बात, ब्लैक होल आज तक जो आपने जिंदगी में पढ़े हैं वो हर चीज को डिस्ट्रक्ट करते हैं, क्रिएट तो करते ही नहीं। एंटी मैटर को कैसे क्रिएट कर देंगे? सो करेक्ट पूछा गया तो 1 ओनली इज करेक्ट। बोथ मैटर एंड एंटी मैटर present in the universe today were created during Big Bang. That's what we believe. Right? So answer here is 1 only A. Then consider the following about Sunbird. ये ऐसा लग रहा है बर्ड है तभी सवाल बनाया है। ये फ्यूजन पार्ट रॉकेट है, ब्रिटिश कंपनी बना रही है, एंड ऑब्वियसली इट वुड बी फास्टर देन पार्कर सोलर प्रोब। इनकरेक्ट बताना है तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। सी ऑप्शन इनकरेक्ट दोनों ही, बिकॉज दोनों स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। देन आरटी लैंप, चलो नहीं पता मुझे क्या है। असे जहां भी आएगा ना जिंदगी में, असे, ये अपनी जनरल स्टडीज के लिए याद रख लो। ये बीमारी की टेस्टिंग से, पैथोजन डायग्नोस्टिक से ही डील करेगा। साइंस बहुत सिंपल है। साइंस में आपके 10 से 12 सवाल जो आते हैं, 9 से ज्यादा, एटलीस्ट 9 are answered by prefixes and suffixes. So असे जहां भी दिख रहा है बीमारी वाला ऑप्शन टिक करो, जिंदाबाद, थैंक यू। राइट, ट्यूबरक्लोसिस इज द आंसर ओवर हियर, राइट। हाँ जी सर, इसमें जैसे एलिसा टेस्ट होता है उसमें भी ए से, असे से, और मतलब बी और सी ऑप्शन को देख के बी और सी तक तो आ गए, तुक्के से ठीक भी हो गया, टीबी हो गया, बट आउट ऑफ द डिजीजेज मतलब मैंने ये सोचा कि जैसे एलिसा टेस्ट हम शायद HIV के लिए करते हैं, जो पैथोजन से वायरल या बैक्टीरियल हो सकते, तो मैंने टीबी कर दिया। कैंसर इसलिए नहीं किया क्योंकि वो पैथोजन से नहीं हो रही। तो क्या ये लॉजिक ठीक था? बिल्कुल बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। कैंसर इज नॉट एन इन्फेक्शियस डिजीज, वी डू नॉट नो अबाउट कैंसर दैट मच। सो कैंसर एक इन्फेक्शियस डिजीज है ही नहीं। इनफैक्ट एक और चीज बड़ी लॉजिकल से समझाता हूँ डिजीजेस के बारे में। जो डिजीज का पैथोजन और कॉज हमें पता है, उसकी डिटेक्शन हम कैसे करते हैं? जिनका, जैसे फॉर एग्जांपल टीबी का हमें पता है, कौन सा पैथोजन करता है टीबी? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोई, राइट। सो माइकोबैक्टीरियम कर रहा है, हमें पता है ये बैक्टीरिया है, हमें पता है इससे टीबी हो रही है। सो जिस भी डिजीज के बारे में हमें पैथोजन पता है, उसको हम कैसे डायग्नोस करेंगे? पैथोजन को डिटेक्ट करेंगे, है ना, कि पैथोजन है तो डिजीज है। थैंक यू सो मच, राइट। फॉर एग्जांपल कोविड का हमें पता था कोरोना वायरस है, तो उसमें भी हम RT-PCR कर रहे थे, पैथोजन को डिटेक्ट कर रहे थे। बट कुछ डिजीजेस ऐसी हैं जैसे कैंसर, जिसका पैथोजन अभी तक हमें पता ही नहीं है होता क्यों है, ये क्या फंक्शनिंग डिसऑर्डर है, क्या है, कोई पैथोजन है, किसी ने कह दिया वायरस भी होता है, बट किसी को नहीं पता। सो कैंसर में और ऐसी डिजीजेस में जिसे हमें नहीं पता क्या करना है, कौन सा पैथोजन है, फिर हम इसमें सिम्टम्स डिटेक्ट करते हैं। सिम्टम्स, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले कैंसर के लिए ब्लड टेस्ट होता है TLC। अगर TLC बहुत ज्यादा है तो कोई तो दिक्कत है भाई, राइट। TLC के बाद फिर फिजिकल एग्जामिनेशन होती है कि कहीं पे
कोई आपका लंप तो नहीं बना हुआ, या फिर आपका जो आपका व्हाट इज दैट, देखो वर्ड भूल जाते हैं, वेयर दैट स्किन इंक्रीजेस एंड वो सेल्स की फॉर्मेशन बहुत ज्यादा हो जाती है वहां पे, राइट, दैट काइंड ऑफ लंप इज नॉट फॉर्म्ड। एंड अगर वो भी है तो उसको निकाल के बायोप्सी करी जाती है कि क्या इसमें प्रॉब्लम है या नहीं। सो हम इधर सिम्टम्स देख रहे हैं कि यार पैथोजन तो हमें पता नहीं कौन सा है, तो ब्लड में कोई वैल्यूज खराब तो नहीं है, कोई आपका लंप तो नहीं बना हुआ, फोड़ा तो नहीं हुआ, उसको चेक करेंगे, अगर है तो उसकी बायोप्सी करेंगे, राइट। सो दिस इज वेरी वेरी सिंपल विद साइंस। साइंस को इनफैक्ट आई ऑलवेज बिलीव कि पढ़ाने का तरीका ऐसा है कि लोग डर जाते हैं, नहीं तो हाईएस्ट स्कोरिंग एक्चुअली साइंस है, राइट। देन कमिंग टू कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्लास्टिक आइस 7। अब मान लो कि मुझे नहीं पता प्लास्टिक आइस क्या है, बट मुझे ये तो पता है इंडिपेंडेंटली प्लास्टिक क्या है और आइस क्या है। सो माइक्रोप्लास्टिक्स फॉर्म प्लास्टिक आइस इन रेफ्रिजरेटर्स, एब्सोल्युटली गलत, ये टोटल पुट्ठा सवाल बनाया है। प्लास्टिक आइस इज एग्जैक्टली द सेम एज नॉर्मल आइस, ये तो करेक्ट हो ही नहीं सकता, बिकॉज प्लास्टिक आइस क्यों होती, फिर उसे आइस ही बोल देते, राइट। सो बोथ दीज स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, आंसर देयर बिकम्स नन, नन ऑफ द अबव आर करेक्ट। जस्ट अ सेकंड, एक ऑप्शन जो है कि मैं बता रहा था ओवर हियर, दिस क्वेश्चन अगेन, अगर आपको नहीं आता, सो लास्ट टाइम आई टोल्ड यू, देखो ऑप्शंस को, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, सिर्फ इस पे कॉन्सेंट्रेट करो, 1 and 2, 3 and 4, 1 and 4. Do you see any anomaly over here? लास्ट टाइम कहा कि याद करो, कुछ दिख रहा है इसमें जो गलत लग रहा है क्वेश्चन पेपर मेकर की तरफ से? एनीबडी? सुन पा रहे हो मुझे? सर आप ये कहना चाह रहे हो कि 3 and 4 ऊपर क्यों है? एग्जैक्टली, लास्ट टाइम भी हमने ऐसी ऑप्शंस करी थी। अगर आप 1 वाली ऑप्शन बना रहे हो, क्वेश्चन बना के देखना, 1 and 2 बनाया, 1 and 2 लॉजिकली 1 and 3 या 1 and 4 आना चाहिए था, ये 3 and 4 आ गया, चलो मान लिया 3 and 4 आ गया, फिर 1 and 4 कहां से आया? सो व्हाट इज द मेकर ट्राइंग टू डू? ये पहले गलत ऑप्शन बना दिया, ही वांटेड कि अभी भी गलत ऑप्शन बनाओ, तो उसने सोच के दोबारा सही लिखा थर्ड टाइम। दिस एनॉमली में हमेशा 99% नीचे वाला आंसर होता है, अगर ये एनॉमली दिख रही है। इसे आप यूपीएससी प्रीलिम्स में चेक कर सकते हैं, आपको 1000 एग्जांपल मिल जाए, राइट। ऑलवेज रिमेंबर दिस हैक एज वेल। अगर आपको ऑप्शन में कंफ्यूजन हो रही है, ये है कि ये है, तो ये वाला पिक करना है, बिकॉज ऑफ दिस एनॉमली ओवर हियर। इस एनॉमली वाले हैक को ध्यान रखना, बहुत काम आएगा, राइट जी। देन सुप्रीम, ये मेरे ख्याल आर्टिकल पिछली बार से रिपीट हो गया, तो इसको स्किप कर देते हैं। इफ यू रिमेंबर, गवर्नर के टाइमलाइन उन्होंने ले डाउन कर दी थी। दिस हैज बीन रिपीटेड फ्रॉम द प्रीवियस स्लाइड, प्लीज री रीड इट। आर्कटिक बायोम पे आते हैं डायरेक्टली। आर्कटिक बायोम, स्वालबर्ड ट्रीटी वाला सवाल इससे बनाया था हमने। आर्कटिक बायोम में है क्या? आजकल जो हम न्यूज देख रहे हैं, इसकी न्यूज क्या आई है? आर्कटिक बायोम हमेशा से कार्बन को सिक्वेस्टर करता था, सिक्वेस्टर यानी स्टोर करता था। कहां पे भाई? इसमें आर्कटिक बायोम में परमाफ्रॉस्ट होती है, मतलब सॉइल की लेयर के नीचे परमानेंटली फ्रोजन लेयर। इस परमानेंटली फ्रोजन लेयर में क्या होता है जी? इस फ्रोजन लेयर में ऑर्गेनिक मैटर एंड ह्यूमस स्टोर्ड होती है, मतलब कोई जानवर, पत्ता, प्लांट, कुछ भी मर गया वो यहाँ स्टोर्ड है, तो उसका जो कार्बन है इन्होंने स्टोर कर रखा है। इवन जो एटमॉस्फेरिक कार्बन नीचे आता है पानी वगैरह के साथ, वो भी इन्होंने स्टोर कर रखा है इन परमाफ्रॉस्ट। सो हजारों सालों से ये आर्कटिक बायोम कार्बन को सिक्वेस्टर या स्टोर करता था। अब क्या चेंज हुआ है? बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, व्हाट इज हैपनिंग? आइस मेल्ट कर रही है, परमाफ्रॉस्ट को बोलते हैं थॉ हो रही है। थॉ मतलब मेल्ट कर रही है, आप मान लो टूट रही है। सो जब ये थॉ हो रही है, तो जो इसमें कार्बन स्टोर्ड था वो वापस एटमॉस्फेयर में जा रहा है, राइट। सो अब इसकी परमाफ्रॉस्ट थॉ होती है, तो इसका कार्बन वापस एटमॉस्फेयर में जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जब एटमॉस्फेयर में जाती है तो टेम्परेचर और बढ़ जाता है, ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ जाती है।
जब ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ जाती है तो फॉरेस्ट फायर्स होती हैं, फॉरेस्ट फायर्स होती हैं तो टेम्परेचर और बढ़ जाता है, टेम्परेचर और बढ़ जाता है तो फिर परमाफ्रॉस्ट और ज्यादा मेल्ट होती है, और ज्यादा मेल्ट होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और ज्यादा बढ़ती है। तो विशियस सर्कल समझ गए क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग से परमाफ्रॉस्ट मेल्ट हुई, इससे कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में बढ़ी, इससे फॉरेस्ट फायर हुई, फॉरेस्ट फायर से टेम्परेचर और बढ़ गया, टेम्परेचर और बढ़ने से परमाफ्रॉस्ट और मेल्ट हो गई, देन अगेन और कार्बन डाइऑक्साइड, देन अगेन और फॉरेस्ट फायर, देन अगेन मोर टेम्परेचर. So this is a vicious circle, right, which has been initiated and it is one of the 4 dangers to the world. ये IPCC ने अपनी रिपोर्ट में बोला, और ज्यादा वार्मिंग इन्हीं एरियाज में हो रही है. Hence आर्कटिक बायोम में भी इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाई वी नीड टू रीड इट. सारी डिटेल्स एक जगह पढ़ लेंगे, सवाल पूछ लो भैया मुझे तो आता है, बायोम के बारे भी आता है, इसकी गवर्निंग ट्रीटी के बारे भी आता है, और सब कुछ पता है. So 2024 Arctic report card by US confirms that frequent fires and fossil fuel pollution are turning the Arctic tundra into carbon source. पहले कार्बन का सिक्वेस्टर था, स्टोर था, अब सोर्स बन गया. है क्या जी आर्कटिक बायोम? ट्रीलेस प्लेन है. ट्री क्यों नहीं होते? वेरी सिंपल लॉजिक, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है. ऊपर थोड़ा सा जो सॉइल है उसके नीचे ही बर्फ है, उसके नीचे ही, ये अगर सॉइल है तो नीचे इसकी बर्फ है, परमाफ्रॉस्ट है. तो जो ट्री की रूट्स हैं वो पेनिट्रेट ही नहीं कर पाती, तो बड़े बड़े प्लांट्स या फिर बड़े बड़े ट्रीज यहाँ पे लग नहीं पाते, बिकॉज रूट्स को तो डीप जाना है. तो यहाँ पे कैसी वेजिटेशन होगी? छोटे छोटे मॉसेस, लाइकन्स एक्सेट्रा. बाय द वे लाइकन बार बार पेपरों में आता है. किसके बीच में रिलेशनशिप होता है लाइकन? algae and Algae fungi. and fungus. Algae and fungus. Very good. Well done. So permafrost करके यहाँ पे ट्री नहीं होते, तो ट्रीलेस प्लेन है with permafrost within a meter of the soil, and summers cause only the top layer to thaw, limiting plant growth and root penetration. So rocky nutrient poor soil तो है. कभी फीचर्स भी पूछ लेते हैं भाई, ध्यान रख लेना. रॉकी न्यूट्रिएंट पुअर सॉइल तो है, बट एनॉमिकली इसमें बहुत ज्यादा डीकेड मॉस या पीट है और बहुत ज्यादा ह्यूमस है. यहाँ पे एक बारी मैंने भी सवाल गलत करा था कि भैया यहाँ लाइफ तो है नहीं, ह्यूमस कैसे ज्यादा होगी. देन व्हेन आई रियलाइज्ड एंड रीरेड इट, सो यहाँ पे जितने भी प्लांट एनिमल है वो मर के वहीं स्टोर हो जाते हैं ना, डिके नहीं होते, वहीं पे बर्फ में जम जाते हैं, डिके होते नहीं. हेंस ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा है. और जब गर्मी बढ़ेगी और ये डीके होंगे, डीके होने से क्या होता है जी? जब भी कुछ डीके होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है. इफ यू रिमेंबर बेसिक एनवायरनमेंट, जब भी कुछ डीके हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो रही है एटमॉस्फेयर. सो हेंस ह्यूज अमाउंट्स ऑफ ह्यूमस. इसका सवाल गलत कराता है, इसको प्लीज ध्यान रखना और अपने दिमाग में रखना, राइट. देन इतने किलोमीटर है, नो नीड टू रिमेंबर, राइट. पार्ट्स कौन से हैं? कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, यूरेशिया. कोई बात नहीं, नो नीड टू रिमेंबर. एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर तो रहेगा ही. वेजिटेशन में लाइकन्स, मॉसेस होंगे, छोटे श्रब्स एंड हर्ब्स होंगे, बड़े पेड़ नहीं हो सकते. देन एनिमल लाइफ, पोलर बेयर्स एक्सेट्रा, याद करने की कोई जरूरत नहीं. ह्यूमन हैबिटेशन इज वेरी लिमिटेड, मेनली टू कोस्टल एरियाज. इंडिजिनस कम्युनिटीज हैं, एस्किमोज हैं. आई वांट टू मीट देम वंस इन माय लाइफ कि एस्किमोज असली में कैसे रहते हैं. अगर मौका मिला तो सारे चलेंगे साथ में. रिसोर्सेज भी बहुत हैं, गोल्ड है, पेट्रोलियम भी हो सकता है, बट उसको एक्सप्लॉइट करके यूज करना बहुत मुश्किल है, राइट. देन आर्कटिक बोरियल जोन, कार्बन सिंक से कार्बन सोर्स बनता जा रहा है. क्यों जी? बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. इट वाज अ मेजर कार्बन सिंक अर्लियर. अबाउट 30% ऑफ द Arctic boreal zone has stopped sequestering carbon and is now releasing it. Permafrost thaw हो रही है, मेल्ट हो रही है, लगा लो, टूट रही है, एंड इसके करके टॉप सॉइल और परमाफ्रॉस्ट से हटने से कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन जो स्टोर्ड थी अंदर वो रिलीज हो रही है, एंड इट इज ट्रिगरिंग अ विशियस फीडबैक मैकेनिज्म, राइट जी. देन वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज, क्रिटिकल मिनरल्स में लिस्ट हमने जारी करी है 30 मिनरल्स की इंडिया में. अगर तो 30 के 30 कोई है यहाँ पे जिसे 30 के 30 याद हो? एनीबडी? अगर तो 30 के 30 याद हैं तो बहुत अच्छी बात है. मेरे से नहीं होते थे तो हम इसमें चालाकी कर लेते थे.
राइट। सो 2-3 बातें ध्यान देने वाली हैं, पहले कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं क्रिटिकल मिनरल्स के, देन जो गलत ऑप्शनें बनेंगी वो हमने कैसे अवॉइड करनी है, राइट। सो नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन 2025 हमने लॉन्च करी है टू बूस्ट सेल्फ रिलायंस इन क्रिटिकल मिनरल्स। दिस बिकम्स ऑल द मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज ऑफ द ऑनगोइंग यूएस चाइना ट्रेड वॉर which has been exacerbated by coming of Trump, increase हो गई है। So हो सकता है चाइना ने बोल दिया अभी, चाइना इज द स्टोर ऑफ 80% रेयर अर्थ मेटल्स की प्रोसेसिंग पावर चाइना के पास है, और चाइना ने बोल दिया हम एक्सपोर्ट करना बंद कर देंगे। करो फिर आप कैसे चलाओगे? Hence the National Critical Mineral Mission, hence the importance of this topic. So critical minerals essential, ध्यान रखना इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए एसेंशियल है नंबर 1, सिक्योरिटी के लिए एसेंशियल है नंबर 2, बट इसमें सप्लाई चेन रिस्क है, सप्लाई चेन रिस्क है नंबर 3। हमेशा नहीं है कि लिमिटेड अवेलेबिलिटी होगी, या तो लिमिटेड अवेलेबिलिटी है नंबर 4, या फिर ज्योग्राफिकल कॉन्सेंट्रेशन है कि एक ही जगह पे सारा रिसोर्स है, अगर वहीं से खत्म हो गया, खराब हो गया, कुछ हो गया प्रॉब्लम, तो ये मिलेगा नहीं। सो क्रिटिकल मिनरल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स ध्यान रखने हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए जरूरी, नेशनल सिक्योरिटी के लिए एसेंशियल, सप्लाई चेन रिस्क है जैसे कि लिमिटेड अवेलेबिलिटी और ज्योग्राफिकल कॉन्सेंट्रेशन, राइट। रिमेंबर दैट प्लीज। सो क्रिटिकलिटी चेंजेस ओवर टाइम, ऑब्वियसली इट कैन चेंज ओवर टाइम, तो नई लिस्ट जारी कर देंगे हम। देन कहाँ पे यूज हो रहे हैं क्रिटिकल मिनरल्स जी, इसको अगर ध्यान रख सको तो बहुत अच्छी बात है। सिलिकॉन यूज हो रहा है सोलर पैनल में, सिलिकॉन, टेल्यूरियम, इंडियम, गैलियम, राइट। देन विंड टर्बाइन में रेयर अर्थ मेटल्स लाइक न्यूडियम और डिस्पोर्सियम। देन इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, लिथियम, कोबाल्ट, ये याद मेरे को तो नहीं होता, अगर होता है तो कर लो। लिथियम आयन, ध्यान रखना लिथियम ज्यादातर बैटरी में यूज हो रहा है, इतना तो पता होना चाहिए, राइट। मेडिकल, डिफेंस एक्सेट्रा भी यूजेस है। दिस इज द लिस्ट। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझे या देखें, अगर तो सारे याद होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने 2022 में निकाली है लिस्ट आइडेंटिफाई करके। सो एंटीमनी, बेरिलियम, बिस्मथ, कोबाल्ट, कॉपर, गैलियम, जर्मेनियम, राइट। देन नोबियम, निकल, पीजीई, फॉस्फोरस, देन पोटैश, REE, रेहिनियम, सिलिकॉन, स्ट्रोटनियम, टेंटलम, टेलेरियम, टिन, टाइटेनियम, टंगस्टन, वेंडेनियम, जिरकोनियम, सेलेनियम एंड कैडमियम। सो दीज अगर सारे याद होते हैं तो वेरी गुड, नहीं होते तो जो नॉर्मल वाली बातें हैं ये ध्यान रखना है। कोबाल्ट है इसमें, कॉपर है इसमें, राइट, फॉस्फोरस है इसमें, निकल है इसमें, सिलिकॉन, स्ट्रोंटियम, ये दो ना, स्ट्रोंटियम एंड टंगस्टन, इस पे बहुत बड़ी अगर आप देखो तो ABCD ऑप्शंस होती है ना यूपीएससी में या किसी भी MCQ एग्जाम में, उसमें स्ट्रोंटियम बार बार गलत या सही ऑप्शन में आ रहा है। हेंस टंगस्टन एंड स्ट्रोंटियम को ध्यान रखना, दिस इज पार्ट ऑफ द क्रिटिकल मिनरल्स। सो स्ट्रोंटियम, टिन एंड कैडमियम, ये जो अंडरलाइंड मेटल्स हैं, चाहे आप अंडरलाइन मिनरल्स हैं, चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लो, इनको जरूर ध्यान रखना, भूले नहीं, राइट। ऑलवेज रिमेंबर दैट, राइट जी। एनी प्रॉब्लम्स टू दैट? चलो, so, इसमें से, हाँ जी, थैंक यू। सो इसमें से 24 मिनरल्स आउट ऑफ द 30, 24 मिनरल्स आर एडेड टू पार्ट डी ऑफ शेड्यूल 1 ऑफ MMDR एक्ट। इससे क्या होगा जी, अब सेंट्रल गवर्नमेंट ही एक्सक्लूसिव ऑक्शनिंग पावर्स रखेगी इन 24 मिनरल्स को, राइट। तो इससे आजकल एक डिफिकल्ट सा सवाल बन जाता है कि मिनरल्स एडेड टू पार्ट डी ऑफ शेड्यूल 1, शेड्यूल 1 में जो मिनरल्स हैं उसकी ऑक्शनिंग पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती हैं अंडर द माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1957। ये प्लीज ध्यान रखना, शेड्यूल 1 में जो मिनरल्स हैं उनकी ऑक्शनिंग पावर, एक्सक्लूसिव पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, अदरवाइज दोनों सेंट्रल एंड स्टेट कर सकते हैं ऑक्शन। रिमेंबर दिस एज वेल। की इंस्टीट्यूशन में कौन से हैं जी? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, राइट, इसने क्लासिफिकेशन में हेल्प करी है। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है, इन्होंने भी क्लासिफिकेशन में हेल्प करी है। देन इंडियन रेयर अर्थ एक्सट्रैक्शन लिमिटेड है, इन्होंने भी एक्सट्रैक्शन में हेल्प करी है। देन काबिल, एक वर्ड बार बार न्यूज में रहता है,
सो दिस इज खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। ये बाहर के देशों में जाके इंडिया को मिनरल्स की एक्सप्लोरेशन में हेल्प करता है। इंडिया का डिपार्टमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट बाहर के देशों में जब मिनरल्स को एक्सप्लोर करती है तो ये काबिल हेल्प करता है, रिमेंबर दैट, राइट जी। देन टॉप ग्लोबल प्रोड्यूसर्स ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स आर चिली, इंडोनेशिया एंड कॉन्गो। चिली ध्यान रख लेना, आजकल इस पे सवाल आ जाता है कभी किसी कॉरिडोर पे, लिथियम ट्रायंगल पे, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। वी मस्ट बी श्योर अबाउट चिली एज वेल, राइट जी। अबाउट द नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन कुछ खास बात नहीं है, स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ माइंस का ही होगा। लॉन्ग टर्म अवेलेबिलिटी चाहेंगे, सिक्योरिटी चाहेंगे, एंड इट अलाइंस विद कमिटमेंट टू नेट जीरो बाय 2070। पीसीएस वाले ये ध्यान रखना 2070 है, 2030 नहीं है, ऐसा सा सवाल आता है, ध्यान रखना। जो दूसरे टारगेट्स है रिडक्शन वाले कि एमिशन रिडक्शन कर देंगे 45% एक्सेट्रा, वो 30 तक हैं, बट नेट जीरो 2070 तक है, पीसीएस वाले ध्यान रखें। देन मैटर एंड एंटी मैटर, राइट। सो मैटर क्या होता था, हमने बचपन में पढ़ा था, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, नंबर वन, एंड हैज वेट इज मैटर। ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज वेट इज मैटर, सिंपल बात। दूसरी, अब एंटी मैटर क्या है, इससे पहले एक और पॉइंट देख लेते हैं। हम मानते हैं कि हमारी यूनिवर्स कैसे बनी थी, सारा का सारा सामान एक सिंगुलैरिटी में एक डॉट जितने में बढ़ गया था, सॉरी एक डॉट जितने में बढ़ गया था, और फिर वो सारा फट गया, बिग बैंग हुआ। सो जितना भी मैटर अब हमारे आसपास देख रहे हैं, प्लैनेट्स है, सोलर सिस्टम है, यूनिवर्स है, ये सारा बिग बैंग में बना था। बाद में हमने डिस्कवर करा कि मैटर के साथ साथ एंटी मैटर भी बना था। एंटी मैटर क्या है, आप अपने आप को शीशे में देखो, बिल्कुल वही आपका एक काउंटर पार्ट है, काउंटर पार्ट। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रॉन का एंटी मैटर क्या होगा, इसका वेट भी सेम होगा एंटी मैटर का, और इसका स्पेस भी उतना ही लेगा, बाकी सब कुछ सेम होगा, बस चार्ज ऑपोजिट होगा, चार्ज ऑपोजिट होगा, राइट। चार्ज वुड बी ऑपोजिट। अगर इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज है, लेट्स से 0.15, तो एंटी मैटर में प्लस 0.15 होगा। सो व्हाट हैपेंस व्हेन मैटर एंड एंटी मैटर कोलाइड, मैटर आया, उसी का एंटी मैटर आ गया, ये कोलाइड कर जाते हैं, मिल जाते हैं, तो एक दूसरे को एनहाइलेट या खत्म कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। एंड जब ये दोनों मिलते हैं तो बहुत हाई एनर्जी रिलीज होती है। अगर हम इस मैटर और एंटी मैटर की इंटरेक्शन की एनर्जी को यूज करना सीख गए तो हमारी एनर्जी नीड्स बहुत आसानी से सॉल्व हो सकती हैं। इसीलिए हम मैटर और एंटी मैटर और उसकी इंटरेक्शंस एंड उसकी स्टडीज में लगे। कोई भारी चीज तो नहीं होगी, दोबारा बताऊं कि समझ आ गया? सर समझ आ गया। अरे वाह, वेरी नाइस। सो मैटर एंटी मैटर में क्या है जी, सर्न के लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर में, ये कोलाइडर में बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर जो है, बड़ी सिंपल सी बात है। पहले हम लोग कैच खेलते थे ना, एक को बॉल मारी, दूसरे को मारी, एक्सेट्रा, और पकड़ाई। तो वैसे ही ये मैटर को बड़े ही हाई स्पीड गन से, एक्सीलरेटर से एक्सीलरेट करते हैं दोनों तरफ से। इधर से मैटर फेंका, कोई भी फेंका, हाइड्रोजन, हीलियम, कुछ भी, इधर से मैटर फेंका इधर को, इधर से मैटर फेंका इधर को, और बहुत ही हाई स्पीड पे इनकी टक्कर करा दी। सो बहुत ज्यादा जब हाई स्पीड पे टक्कर होती है तो बिग बैंग टाइप का सिनेरियो रियकर हो जाता है। तो उस टाइम पे हम सारी चीजें देख रहे हैं कि कौन सा मैटर बन रहा है, कौन सा एंटी मैटर बन रहा है, क्या एटम से नीचे भी क्या क्या बन रहा है। अभी तक हमने इसमें क्या क्या देख लिया है, अभी तक हमने लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर में जो सबसे बड़ी बात देखी है, दैट इज कॉल्ड हिग्स बोसॉन, जिसे हम बोलते हैं गॉड पार्टिकल। इसकी एक इंटायर बेसिक साइंस में जब हम पढ़ाएंगे या पढ़ी हुई है, उसमें आप एक इंटायर लेक्चर लेंगे कि ये हिग्स बोसॉन क्या चीज है। गॉड पार्टिकल इसलिए बोलते हैं, एक सिंपल सी बात, ये सब मैटर को अपना मैटर देता है। सब कहने की बात कि सारे मैटर क्यों है, बिकॉज वो हिग्स बोसॉन से इंटरेक्ट करते हैं। बट एक्सप्लेनिंग इट हियर वुड नॉट सॉल्व द पर्पस, बिकॉज इसके लिए 2 घंटे की डेडिकेटेड क्लास चाहिए। सो लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर में कर क्या रहे थे, मैटर एक्सेलरेट करके फेंक रहे हैं, उससे काइंड ऑफ बिग बैंग को रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे हमने एक तो हिग्स बोसॉन ढूंढ लिया हुआ है, एक हमने ढूंढा है कि एटम से भी स्मॉलर लेवल पे
स्मॉलर लेवल पे चीजें एग्जिस्ट करती हैं, राइट? इवन स्मॉलर देन एटम्स थिंग्स एग्जिस्ट एंड वी कॉल दैट फिजिक्स एज क्वांटम फिजिक्स फॉर जीएस पर्पसेस। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन्स कल्ले भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, बेरियॉन्स आर पार्टिकल्स, हेड्रॉन्स आर पार्टिकल्स। सो हमने अलग अलग नाम दे दिए, राइट? सो इसमें अब न्यूज में क्या है थोड़ा आराम से समझना, 3-4 पॉइंट लास्ट में दे दूंगा मैं आपको, यू विल अंडरस्टैंड इट। सो मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, है ना? हमने 3 स्टेट देखी है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड में फिक्स शेप एंड वॉल्यूम होता है, लिक्विड में फिक्स वॉल्यूम, नो फिक्स शेप, सिंपल साइंस है ये। गैस में नो फिक्स शेप और वॉल्यूम, ये तो हम देख चुके हैं। 4th स्टेट हमने देखी थी प्लाज्मा, जब गैस को हम गर्म करके आयनाइज्ड पार्टिकल बना देते हैं, राइट? इन स्टार्स में और हाई एनर्जी एनवायरमेंट्स में मिलती है एंड हम इसे आर्टिफिशियली बना लेते हैं, राइट? और स्टेट चेंज कैसे हो रही है जी? टेम्परेचर एंड प्रेशर से, मेल्टिंग, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन, टेम्परेचर एंड प्रेशर से। एंटी मैटर क्या है जी? मिरर काउंटर पार्ट्स ऑफ मैटर है विद ऑपोजिट इलेक्ट्रिक चार्ज। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन का एंटी मैटर है पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन का एंटी मैटर है एंटी प्रोटॉन। सो क्या हुआ जी? मिरर काउंटर पार्ट है विद ऑपोजिट चार्ज, राइट? सो बोथ मैटर एंड एंटी मैटर वर क्रिएटेड ड्यूरिंग बिग बैंग इन इक्वल अमाउंट। जो जो मैटर था उसका एंटी मैटर भी था, और जब भी ये कहीं भूले भटके मिल जाते हैं, व्हेन दे कोलाइड दे एनाइलेट ईच अदर, और गामा रेज और बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है उस टाइम, राइट जी? देन नेचुरल कॉस्मिक रेज एंड रेडियो एक्टिव डिके में भी ये प्रोड्यूस हो रहे हैं। सो मैटर एंटी मैटर मिले, गामा रेज प्रोड्यूस हो गई, और ये प्रोड्यूस कहाँ हो रहे हैं? कॉस्मिक रेज एंड रेडियो एक्टिव डिके में भी हो रहे हैं, राइट? और आर्टिफिशियली पार्टिकल एक्सेलरेटर्स लाइक लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में हम कर रहे हैं, जहां कंडीशन सिमिलर टू बिग बैंग हमने बनाई, राइट जी? सो कंसेप्ट्स क्या है इसमें? चार्ज पैरिटी वायलेशन, ये लग बहुत मुश्किल रहा है बट है कुछ नहीं, ध्यान से 2-4 मिनट समझ लो, समझ आ जाएगा। सो चार्ज पैरिटी वायलेशन रेफर्स टू डिस्क्रिपेंसी in behavior of matter and antimatter counterparts under a combination of charge conjugation and parity transformation। समझ आया? कुछ भी नहीं, don't worry, let's read it, I'll explain it in very simple terms। So anomaly देखी जा रही है किसमें? anomaly देखी जा रही है matter and antimatter के interaction में, right? Charge conjugation changes a particle into antiparticle while parity flips the spatial coordinates, don't worry, I'll explain, like a mirror reflection। Ideally the CP symmetry implies that matter and antimatter should behave identically in physical processes। Violation of this principle hints at inherent asymmetry। So क्या हो रहा है कि matter और antimatter जो हमने समझा पूरे mirror counterparts हैं, जस्ट इनके चार्जेस अलग हैं, जस्ट चार्जेस अलग हैं, चार्जेस ऑपोजिट हैं। सो इनको सारे फिजिकल प्रोसेसेस में, लेट्स से मेरे से सिमिलर एक आदमी है, लड़का है, हम जिम जाते हैं सेम वेट उठा लेते हैं, हम भागते हैं सेम स्पीड पे भाग लेते हैं, हम क्रिकेट खेलते हैं सेम तरीके का खेल लेते हैं, तो हमें बिल्कुल सेम होना चाहिए अपार्ट फ्रॉम जस्ट द चार्ज। बट समटाइम्स व्हाट वी हैव डिस्कवर्ड इज कि दोनों मैटर और एंटी मैटर फिजिकल प्रोसेसेस में डिफरेंट बिहेव करते हैं, देयर आर इनहेरेंट डिफरेंसेस एज वेल। तो ये हमें नई चीज मिली है कि कई जगह दुनिया में, यूनिवर्स में हमने देखा कि मैटर एंड एंटी मैटर चार्ज पैरिटी को वायलेट कर जाते हैं, फिजिकल प्रोसेसेस में डिफरेंट बिहेव कर जाते हैं, सिंपल एज दैट। सो एसिमेट्री है, वायलेशन क्या है? सीपी वायलेशन, मैटर एंड एंटी मैटर बिहेविंग डिफरेंटली, बस इतना सा याद हो जाए तो बहुत, समझ आ जाए तो बहुत है, राइट? देन बेरियंस एंड एंटी बेरियंस क्या है? सिंपल सी बात है, जब हम देख रहे थे कि एटॉमिक लेवल के, एटॉमिक साइज के नीचे भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, सो हमने उन्हें अलग अलग नाम दे दिए, एज आई सेड, बेरियंस, हेड्रॉन्स, क्वार्क्स, लेप्टॉन्स। सो बेरियंस एक वही सब एटॉमिक पार्टिकल है, मतलब एटम से भी छोटा, और इसका एंटी पार्टिकल है एंटी बेरियंस, राइट? सो सब एटॉमिक पार्टिकल बेरियन किससे बना है? बिल्कुल ही छोटे 3 क्वार्क से। ये याद करने की जरूरत तब थी जब हम क्वांटम फिजिक्स पढ़ रहे थे साइंस में, राइट? सो बेरियन एंड एंटी बेरियन सब एटॉमिक पार्टिकल है, ध्यान रखना प्लीज, ये क्वार्क से बने हैं, अगर याद रहे तो ठीक। मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स आर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ये तो हमने सुने हुए हैं। एटम, बीच में उसके प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन,
सो इधर इलेक्ट्रॉन, पहले हम मानते थे कि प्रोटॉन बहुत ही एलिमेंट्री पार्टिकल है, इससे छोटा कुछ होता ही नहीं, प्रोटॉन से सारी चीजें बनी है, प्रोटॉन किसी से नहीं बना। अब हमने देखा प्रोटॉन खुद ही एक बेरियन है और इससे भी छोटा क्वार्क है जिससे ये बना है, राइट। सो सबसे छोटा हमने देख लिया, इससे भी छोटी चीज है क्वार्क, क्वार्क से बना बेरियन, बेरियन का एक टाइप है प्रोटॉन। वेरी वेरी सिंपल स्टैटिक नॉलेज है ये, जिसने साइंस पढ़ी है उसे पता होगा, राइट। देन लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर ने क्या स्टडी करा है जी, इट हैज बेरियन जिसका नाम लैम्डा बी था, ध्यान नहीं रखना इसको, कोई बात नहीं, एंड इसके टाइप्स अप एंड डाउन एंड बॉटम क्वार्क से, ठीक है कोई बात नहीं। लैम्डा बी वाज ऑब्जर्व्ड डिकेइंग इनटू अ प्रोटॉन, अ केऑन एंड टू पायन्स. A small but statistically significant difference was found in decay rate between lambda b baryon and antimatter, indicating CP violation. मतलब आपने बेरियन और एंटी बेरियन को डिके करवाया तो सेम चीजें बननी चाहिए थी, बट थोड़ा सा डिफरेंस आ गया, इस डिफरेंस को हमने सीपी वायलेशन कह दिया। सीपी माने चार्ज पैरिटी वायलेशन। सो पैरिटी को वायलेट कर दिया मतलब डिसिमिलर हो गया, इतना ही बहुत है, अंदर नहीं जाना इसके, ज्यादा अंदर जाओ तो फिर बहुत सारी टर्म्स निकल के आएंगी और हम साइंटिस्ट बन जाएंगे, नॉट एस्पिरेंट। बस इतना ध्यान रखना, चार्ज पैरिटी वायलेशन क्या था, डिफरेंस इन बिहेवियर ऑफ मैटर एंटी मैटर। और जो चीजें हमने पढ़ी कि एटॉमिक लेवल के नीचे भी, एटॉमिक लेवल से छोटा भी चीजें होती हैं, फॉर एग्जांपल प्रोटॉन इज नॉट एलिमेंट्री, प्रोटॉन इज टाइप ऑफ अ बेरियन विच इज मेड अप ऑफ क्वार्क्स। तो अब हम उससे भी छोटे लेवल पे पहुंच गए हैं, क्वार्क्स हमारे लिए छोटे हैं, राइट। देन सनबर्ड, सिंपल सी बात है, इसमें जस्ट इतना देखना है, न्यूक्लियर फ्यूजन पार्ट रॉकेट है। फ्यूजन हमने देखा था दो तरीके से न्यूक्लियर एक्टिविटी को हम पढ़ते हैं। फिजन मतलब हीलियम एटम टूट गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन में टूट जाना, ब्रेक हो जाना। फ्यूजन मतलब जुड़ जाना, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलके हीलियम हो गए। इनमें से कौन सा हमारे सन में होता है, फ्यूजन की फिजन? फ्यूजन। फ्यूजन हो रहा है। सो फ्यूजन से अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, मच हायर देन फिजन। सो अब एक ब्रिटिश कंपनी ट्राई कर रही है कि फ्यूजन पावर्ड रॉकेट बना दें तो रेवोल्यूशनाइज इंटरप्लैनेटरी ट्रैवल। पल्सर फ्यूजन कंपनी का नाम है, कोई बात नहीं, नो नीड टू रिमेंबर। सो सनबर्ड क्या है, दिस इज अ रॉकेट बीइंग मेड व्हिच विल यूज फ्यूजन एंड ये 8,05,000 किलोमीटर पर आवर पे चलेगा। 8,05,000 मतलब आप कुछ चंद सेकंड से भी पहले दिल्ली पहुंच जाएंगे चंडीगढ़ से, राइट। और ये पार्कर सोलर प्रोब से भी फास्टर होगा, ऑब्वियसली नहीं है तो फास्टर होगा। प्लूटो पे जहां हमें कई कितने साल लग जाते हैं, सिर्फ 4 साल में पहुंच जाएंगे हम प्लूटो पे, राइट। प्लूटस पे नहीं, प्लूटो पे, राइट। Then it aims to revolutionize interplanetary travel by drastically reducing travel time. बहुत तेज चलेगा, न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोपल्शन करेगा। न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोपल्शन में बेसिकली हम पता है क्या करते हैं, बड़ी सिंपल सी बात है, न्यूक्लियर फ्यूजन से बनी हुई हीट से हम जो हाइड्रोजन फ्यूल है उसको उसी हीट से यूज कर लेते हैं। हीट चाहिए कंबशन कराने के लिए, फ्यूल को जलाने के लिए, मेल्ट कराने के लिए। सो फ्यूजन से हम क्या करते हैं, फ्यूजन की हीट से जो हमारा हाइड्रोजन गैसियस फ्यूल था उसको लाइट अप करके यूज कर लेते हैं। क्योंकि इसकी हीट एफिशिएंट और ज्यादा है तो वो रॉकेट ज्यादा तेज चल पाता है। और अनलाइक फिजन, ये ध्यान रखना, ये एक बेसिक स्टैटिक नॉलेज है, ये वाली लाइन प्लीज, फिजन इज मोर डर्टी, फ्यूजन इज क्लीनर। फ्यूजन में कम रेडियो एक्टिव डिके वाले मटेरियल वेस्ट पैदा होता है। फिजन इज नॉट एज क्लीन अ फ्यूल और टेक्निक एज कंपेयर टू फ्यूजन। ये बिल्कुल बेसिक बात है, अगर सवाल में ऑप्शन आ जाए विच इज मोर एनवायरमेंटली क्लीनर, इट इज फ्यूजन नॉट फिजन। ये ध्यान रखने वाली बात है, प्लीज ध्यान रखना इसको, फ्यूजन इज मोर क्लीनर। सो न्यूक्लियर प्रोपल्शन में हम देख रहे हैं जी, न्यूक्लियर थर्मल प्रोपल्शन एंड न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन। कुछ भी नहीं है, न्यूक्लियर रिएक्टर की हीट को लिक्विड हाइड्रोजन को फायर करने में यूज करते हैं, राइट। सो आपने क्या करना है, न्यूक्लियर रिएक्टर की हीट को लिक्विड हाइड्रोजन को हीट करने में यूज करना है। हाइड्रोजन प्लाज्मा में बन जाती है और नोजल से निकलती है तो थ्रस्ट बन जाता है। बेसिकली रॉकेट देखे ना आपने, पीछे से वो हीट सी आग से निकल रही होती है बेसिकली,
लिक्विड हाइड्रोजन बर्न होकर निकल रही होती है। कैसे बर्न हो रही है? न्यूक्लियर थर्मल प्रोपल्शन में न्यूक्लियर रिएक्टर की हीट यूज कर रही है, सिंपल, राइट। हायर एग्जॉस्ट वेलोसिटी है, डबल ट्रिपल पेलोड कैपेसिटी है, ऑब्वियसली नया है तो अच्छा है। देन इसी तरीके से हम न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन कर सकते हैं। इसमें क्या कर रहे हैं? हीट को हमने पहले इलेक्ट्रिक एनर्जी में बना लिया जो न्यूक्लियर रिएक्टर में कर रहे थे, एंड देन उस इलेक्ट्रिसिटी को यूज करा फॉर प्रोपल्शन। बेसिकली आपने फ्यूल ही जलाना है, चाहे आप हाइड्रोजन को हीट से गर्म कर लो, चाहे इलेक्ट्रिक एनर्जी से थ्रस्ट बना लो। थ्रस्ट बनाना है तभी थ्रस्ट जाएगा, और कौन सा लॉ लगेगा न्यूटन का? कि थ्रस्ट नीचे जाएगा और रॉकेट ऊपर जाएगा। थर्ड लॉ, थर्ड लॉ क्या है? एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। रिएक्शन। वेरी गुड, वेरी नाइस। देन ग्रीन वॉशिंग एक बारी यूपीएससी ने पूछा था, ब्लू वॉशिंग ना पूछ लें। ब्लू वॉशिंग इस सरकार ने शायद कर दी। सीपीसीबी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने न्यू कैटेगरीज ऑफ इंडस्ट्रीज बनाई है, ब्लू कैटेगरी। इन्हें दिखाया गया है कि ये शायद असेंशियल इन्वायरमेंटल सर्विसेज हैं। ब्लू कैटेगरी है असेंशियल इन्वायरमेंटल सर्विसेज, और ब्लू वॉशिंग रेफर किसको कर रहा है? प्रैक्टिस ऑफ पोर्ट्रेइंग पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज एज इन्वायरमेंटली फ्रेंडली। ग्रीन वॉशिंग था कि आप फंड्स को दिखा रहे हो एनवायरमेंटली फ्रेंडली है, बट वो नहीं थे। ब्लू वॉशिंग है पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज को आप एनवायरमेंटली फ्रेंडली कैटेगराइज कर रहे हो, राइट। सो सीपीसीबी ने रिक्लासिफाई करा है कौन सी इंडस्ट्रीज को, बेसिकली ध्यान रखना, ब्लू कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्रीज कौन सी बनाई गई हैं? सीपीसीबी ने बोला ब्लू कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्रीज वो हैं जो वेस्ट टू एनर्जी बनाती हैं। वेस्ट टू एनर्जी बनाती हैं कैसे? इंसिनरेशन से। इंसिनरेशन कुछ भी नहीं है, आपने सामान उठाया और उसको, सपोज आपके आसपास पत्ते पड़े थे, बायो वेस्ट था, कोई जानवर मर गया था, पेड़ गिरा हुआ था, भूसा वासा सारा कुछ उठा के आपने इसको आग लगा दी, फायर। अब फायर लगाएगी तो क्या होगा? स्मोक। स्मोक होएगी तो क्या होगा? पोल्यूशन। सो बट बेसिकली क्या हो रहा था? ये वेस्ट थी, फायर से हुई हीट, आपने इस हीट पे खाना बना लिया। बट इंसिनरेशन से क्या हो रहा था? वेरी हाई अमाउंट ऑफ पोल्यूशन। वेस्ट टू एनर्जी जो आग लगा के कर रहे हैं, इंसिनरेशन से कर रहे हैं रादर देन अदर मेथड्स, वो कोल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट से भी ज्यादा पोल्यूशन करते हैं, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं। सो चाहे आप वेस्ट टू एनर्जी बना रहे हो, पहले इन्हें हाई पोल्यूशन क्रिएटिंग इंडस्ट्रीज में माना जाता था, बट क्योंकि वेस्ट टू एनर्जी बना रहे हैं तो सीपीसीबी ने बोल दिया कि आप तो ब्लू कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्रीज में आते हो, असेंशियल इन्वायरमेंट सर्विस में आते हो। बट आर दे डूइंग सर्विस टू इन्वायरमेंट? नो, दे आर प्रोबेबली डूइंग डिससर्विस टू इन्वायरमेंट। डिससर्विस कर रहे हैं तो पोल्यूशन ऐड कर रहे हैं। हेंस द इंडस्ट्रीज वेस्ट टू एनर्जी आर कैटेगराइज्ड एज ब्लू कैटेगरी, बट दे आर एसेंशियली ब्लू वॉशिंग। जो चीज आपकी अर्लियर रेड कैटेगरी में थी, हाई पोल्यूशन क्रिएटिंग में थी, अब वो नकली में ब्लू कैटेगरी में ही बना के डाल दी। आपको क्या याद रखना है? ब्लू कैटेगरी इज वेस्ट टू एनर्जी एंड ब्लू वॉशिंग इज कि आपने झूठी प्रैक्टिस करके जस्ट पोर्ट्रे कर दिया पोल्यूटिंग इंडस्ट्री को एज एनवायरमेंटली फ्रेंडली। ध्यान रखना, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है इससे। हेंस प्लीज रिमेंबर दिस, व्हाट इज ब्लू वॉशिंग एंड द इंडस्ट्री, राइट जी। वेस्ट टू एनर्जी इंसिनरेशन क्या कर रहे हैं? बर्न कर देते हैं सॉलिड वेस्ट को, आग लगा दी, बात खत्म, और उससे बिजली एनर्जी, हीट एनर्जी को यूज कर लेते हैं, राइट। तो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने पोल्यूशन इंडेक्स बनाया था, जब एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने पोल्यूशन इंडेक्स बनाया था, सो बेस्ड अपॉन एयर पोल्यूटेंट्स एंड इमिशंस इन इंडस्ट्रीज को रेड कैटेगरी में रखा था, हाई पोल्यूशन। अब सीपीसीबी ने इन्हें नई कैटेगरी बना दी, ब्लू, और उसमें रख दिया, राइट। और पीआई जो पोल्यूशन इंडेक्स था उसमें रेंज 0 to 100 थी, व्हाइट कैटेगरी वाज 0 to 20 लीस्ट पोल्यूटिंग, ग्रीन कैटेगरी वाज 21 to 40 पोल्यूटिंग थोड़े से, ऑरेंज कैटेगरी हाई पोल्यूटिंग, रेड मोस्ट पोल्यूटिंग 60 to 100। याद रहे तो ठीक, नहीं तो ये गैस भी हो जाएगा, व्हाइट, ग्रीन, ऑरेंज, रेड। जस्ट ये ध्यान रखना, व्हाइट ऊपर है, ग्रीन नीचे है, बस ऑरेंज रेड गैस हो जाएगा, राइट जी। देन इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पे आते हैं। ये हमेशा कम ही बढ़ता है, तो न्यूज तो वही है कि कम बढ़ रहा है, बट इसमें से सवाल क्या आ जाता है? एक तो स्टैटिस्टिकल टूल है जो बता रहा है कि भैया हाँ शॉर्ट टर्म
शॉर्ट टर्म चेंजेस इन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, प्लीज ध्यान रखना, आईआईपी इज टेलिंग यू शॉर्ट टर्म चेंजेस इन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इन इंडियन इंडस्ट्रीज। फिर दूसरा सवाल आता है भाई कौन पब्लिश कर रहा है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। सुन पा रहे हो मुझे? प्लीज कंफर्म दैट एज वेल। Yes, sir. Yes, sir. थैंक यू। सो शॉर्ट टर्म चेंजेस बता रहा है, सीएसओ पब्लिश कर रहा है। सीएसओ किसके अंदर है? मॉस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तीसरा सवाल, पहला ये था शॉर्ट टर्म चेंज, दूसरा कौन पब्लिश कर रहा है, तीसरा बेस ईयर क्या है? बेस ईयर इज 2011 एंड 12, ध्यान रखना, बेस ईयर इज 2011 एंड 12, राइट। रिवाइज हुआ है बेस ईयर ऑब्वियसली। देन सेक्टोरल कॉम्पोजिशन में हाईएस्ट ध्यान रख लो, मैन्युफैक्चरिंग है। चौथा सवाल ये, हाईएस्ट कॉम्पोजिशन किसकी है? सेक्टर वाइज इज मैन्युफैक्चरिंग, प्लीज ध्यान रखना। पांचवा सवाल और जरूरी सवाल, कोर इंडस्ट्रीज कौन सी हैं? कोर इंडस्ट्रीज आर दीज गिवन इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग वेटेज। रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट, फर्टिलाइजर्स। 4-5 ही सवाल आते हैं इसमें से। पहला था शॉर्ट टर्म चेंज बता रहे हैं इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, दूसरा था कौन पब्लिश कर रहा है, सीएसओ अंडर द मॉस्पी मिनिस्ट्री, तीसरा बेस ईयर क्या है, 2011-12, चौथा दैट वाज फोर्थ वन क्या था इसमें, राइट, सबसे हाईएस्ट वेटेज किसकी है, मैन्युफैक्चरिंग। कोर इंडस्ट्रीज 8 कौन सी हैं, एंड इसमें हाईएस्ट कौन सा है जी वेट वाइज, रिफाइनिंग प्रोडक्ट्स। बस यही 4-5 सवाल इस टॉपिक से यू मे एक्सपेक्ट इन बोथ स्टेट सर्विसेज एंड यूनियन सर्विसेज पेपर। सो इसको आपको पक्के से ध्यान में, दिमाग में, दिल में, पेट में, जहां भी आप देखते हैं, गोटे पे, जहां मर्जी याद कर लेना, राइट जी। सो देन आईमैक क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी एक बड़ी सुंदर प्रधानमंत्री से मिलके आए हैं, इटली वाली जॉर्जिया मेलोनी से, और उनसे डीपर टाइज बना के आए हैं। सो हेंस आईमैक फिर न्यूज में आया है। अपने को जस्ट थोड़ी बहुत ही बातें पता होना चाहिए, डीप टाइज बना लेते हैं, हर जगह जाके बना लेते हैं, हर कंट्री से बनाते हैं, कोई बात नहीं। आईमैक क्या है जी, इंडिया को मिडल ईस्ट और यूरोप से जोड़ेगा, मल्टी मोडल कनेक्टिविटी है। कंट्रीज किन्होंने लॉन्च किया था, इंडिया, यूरोपियन यूनियन सारा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, सऊदी, यूएई एंड यूएस भी है, ये भूलेगा। ज्वाइन करा था, फॉर्मली लॉन्च करा G20 समिट न्यू दिल्ली में। सो ध्यान रखना आईमैक की कंट्रीज, और इनिशियली अनाउंस किया गया था G7 समिट यूके में 2021 में, राइट। किसका पार्ट है, बेसिकली पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, PGII। ये PGII क्या है, बेसिकली जो चाइना ने BRI बोला था ना अपना, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसको काउंटर करने के लिए वेस्टर्न वर्ल्ड ने PGII बनाया है। अनाउंस यूके में हुआ, बट ऑब्वियसली फाइनेंस यूएस ही करेगा। सो PGII का पार्ट है आईमैक, वन ऑफ द पार्ट ऑफ आईमैक। काउंटर किसको कर रहा है, चाइना के BRI, राइट। बस इतना सा ध्यान। ईस्टर्न कॉरिडोर इंडिया को गल्फ से जोड़ेगा, नॉर्दर्न कॉरिडोर गल्फ को यूरोप से जोड़ेगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। बस ध्यान रखने वाली बातें कौन सी हैं, BRI को काउंटर कर रहा है PGII, ये वेस्टर्न वर्ल्ड का है, और इसी का पार्ट आईमैक है, और इसकी कंट्रीज कौन सी हैं, दैट इज इट, राइट जी। बाकी हाँ, बायलैटरल एक्सपेंशन हो रही है, AI में, डिफेंस में, साइंटिफिक रिसर्च में, पीपल टू पीपल एक्सचेंज, ये हर जगह चलता रहता है। देन RT लैम्प असे, ये ट्यूबरकुलोसिस का नया डायग्नोस्टिक टेक्निक है। असे है तो डायग्नोस्टिक ही मान के चलना GS के लिए। आई टेल यू, ये डॉक्टर को जाके नहीं बोलना असे डायग्नोस्टिक ही होता है, उसके बाद 4 चीजें, GS के लिए मानना, जो चीजें बता रहा हूं ये GS के लिए रेलेवेंट है, राइट। सो डायग्नोस्टिक टेक्निक है। ट्यूबरकुलोसिस के बारे में हमें क्या पता है, ट्यूबरकुलोसिस के बारे में हमें पता है कि ये बीमारी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई से होती है, बैक्टीरिया है ऑब्वियसली, और ये बीमारी किसी भी पार्ट ऑफ बॉडी को, एनी बॉडी पार्ट को इफेक्ट कर सकती है। सबसे डेंजरस होती है जी ब्रेन TB, जो ब्रेन में हो सकती है, राइट। एंड TB की हमने जो निशान लगा हुआ है पुराने हमारे जमाने के लोगों पे, इंजेक्शन का निशान, वो कौन सा इंजेक्शन था, BCG।
बीसीजी किसकी वैक्सीन है? टीबी की। ये बेसिकली ब्रेन टीबी के खिलाफ तो इफेक्टिव है, बट इंडिया में सबसे ज्यादा, दुनिया में सबसे ज्यादा कौन सी फैली है? लंग टीबी, जिसे हम लंग टीबी को बोलते हैं पल्मोनरी टीबी। सो पल्मोनरी टीबी के खिलाफ ये बीसीजी इतनी इफेक्टिव नहीं है। ये फैलती कैसे पल्मोनरी टीबी? जिसको टीबी और खांसता खूंसता है उसके ड्रॉपलेट से दूसरे को भी हो जाती है, राइट। और टीबी में बहुत बड़ा मुद्दा हमने ये भी देखा हुआ है कि टीबी की जो मेडिसिन हम लोग रेगुलरली नहीं लेते, उससे क्या हो जाता है जी? ड्रग रेजिस्टेंट टीबी बन जाती है। फिर एक ड्रग से अगर ड्रग रेजिस्टेंट, 2 से होगी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट, देन 3-4 से होगी तो एक्सट्रीमली ड्रग रेजिस्टेंट। और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि 70% से ज्यादा केसेस टीबी के डिटेक्ट ही नहीं होते। बंदे को टीबी या वेट लॉस हो ही जा रहा है। आई टोल्ड यू कि अगर आप किसी से चने भटूरे खा रहे हो और उसके नाखून पैरट जैसे हैं, पैरट शेप्ड और वो पतला है, तो उससे चने भटूरे नहीं खाने, मतलब कुछ भी नहीं खाना, राइट। ही माइट हैव टीबी। सो टीबी की डिटेक्शन बहुत एक बड़ा इशू है, राइट। सो स्पूटम एनालिसिस करते थे, थूक से करते थे, उसमें बच्चा थूक निकालता ही नहीं, बलगम निकालता ही नहीं, राइट। देन जीन एक्सपर्ट टेस्ट आया, उसमें महंगाई प्रॉब्लम थी। सो अब इन्होंने निकाला है आरटी लैम्प टेस्ट, रियल टाइम लैम्प से फॉर डिटेक्शन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। ज्यादा साइंस में नहीं जाना, इतना पता हो कि ट्यूबरक्लोसिस का बहुत है। क्या कर रहे हैं जी? मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टूल है, सिमिलर टू दी अर्लियर जीन एक्सपर्ट है। ऑब्वियसली ये एफिशिएंट तो होगा ही, एंड बहुत कम अगर 10 पर कॉपीज पर माइक्रोलीटर प्रेजेंट हो टीबी के कीटाणु, बहुत कम भी टीबी की इन्फेक्शन हुई हो तब भी पकड़ लेगा। जीन एक्सपर्ट से ज्यादा एफिशिएंट है, राइट। अनलाइक आरटीपीसीआर जो हम कोविड वगैरह में कर रहे थे, दिस रिक्वायर्स विच रिक्वायर 3 डिफरेंट टेम्परेचर्स। आरटी लैम्प एक ही सिंगल टेम्परेचर पे हो जाता है, ज्यादा एफिशिएंट है। ये ज्यादा ध्यान नहीं रखनी। 6 प्राइमर्स यूज हो रहे हैं पेन टाइप ऑफ आइडेंटिफाई करने को, आरटीपीसीआर में 2 हो रहे थे, तो बेटर आइडेंटिफिकेशन है, ज्यादा एफिशिएंट है, बेटर आइडेंटिफिकेशन है, और ये फॉल्स नेगेटिव्स को रिड्यूस कर देगा। कई बार बंदे को टीबी होती है, बट फिर भी टीबी में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है फॉल्स नेगेटिव आ जाना, पता नहीं लगता। आसपास किसी भी आदमी का वेट बिना बात के कम हो ही जा रहा है, खाना भी खा रहा है, सब कुछ कर रहा है, फिर भी वेट कम हो ही जा रहा है। वो ऐड आते थे, खाते हैं पर इनको लगता ही नहीं है। तो एक बार अच्छे से टीबी टेस्ट आरटी लैम्प से या जीन एक्सपर्ट से भी करा लेना, राइट जी। दैट इज द थिंग। और टीबी इंडिया में अराउंड 79% ऑफ प्रिजम्पटिव केसेस आर स्टिल बीइंग डायग्नोस्ड यूजिंग स्पूटम स्पीयर्स माइक्रोस्कोपी के भी थूक निकाला, राइट। 21% भी मॉलिक्यूलर टेस्ट हो रहे हैं, मॉलिक्यूल्स में टेस्ट किया जा रहा है, बट इसमें भी फॉल्स नेगेटिव्स बहुत आ रहे हैं। हेंस आरटी लैम्प इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक काम करना, खासकर स्टेट सर्विस वाले, टीबी से रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम्स हैं, आरएनटीसी, टीसीपी या फिर निक्षय प्रोग्राम, इनकी लिस्ट अगर आपके पास है तो उसे रिवाइज कर लेना, नहीं है तो बना दें। सिंपल सी लिस्ट बनेगी, इजी सा काम हो जाएगा, राइट जी। चीता रिलोकेशन बहुत सालों से न्यूज में आई जा रहा है कि चीता इधर से उधर करो, बेचारों को घुमाई जा रहे हैं, जहां जाते हैं चीता मर जाता है। सो लेटेस्ट क्या बात है, चीता प्रोजेक्ट की स्टीयरिंग कमेटी ने बोला है कूनो नेशनल पार्क से लेकर कुछ चीतों को गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मध्य प्रदेश में रिलोकेट करा जाएगा। सो चीता प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी वाज सेट अप इन May 2023 बाय नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ध्यान रखना, चीता कमेटी को टाइगर अथॉरिटी ने बनाया है, ये ऑप्शन में कंफ्यूज नहीं होना। चीता कमेटी को टाइगर अथॉरिटी ने बनाया, ध्यान रखना, राइट। देन प्रोजेक्ट चीता बिगैन इन 2022। कहां से लाए थे? 8 चीते लेके आए थे हम नमीबिया से, 12 चीते लेके आए थे अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से। सारे ये 20 के 20 कौन से हैं? अफ्रीकन चीता हैं। एशियन चीता सिर्फ ईरान में रह गया, इंडिया से एक्सटिंक्ट हो चुका है। ये 20 के 20 अफ्रीकन चीता हैं, एशियन चीता नहीं है, राइट। सो कहाँ लेके आए थे इनको? कूनो नेशनल पार्क। प्रॉब्लम्स बहुत हुई, 8 एडल्ट चीते मर गए, 5 कब्स भी मर गए। सो देयर वाज अ ह्यूज प्रॉब्लम। अब हम कह रहे हैं गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी लेके जाओ, और यहाँ पे फिर हम इन्हें बढ़ा के 60 से 70 चीते कर लेंगे, राइट जी। मध्य प्रदेश और राजस्थान में ये स्ट्रेच करती है। एज ऑफ नाउ 26 चीते हैं, कोई बात नहीं, याद करने की जरूरत नहीं। आजकल एक और सवाल आ जाता है स्पीशीज के बिहेवियर पे, 3-4 पॉइंट देख लो इसमें। चीता ईयर अराउंड ब्रीड करता है जी। पीक ब्रीडिंग सीजन इज रेनी सीजन, माहौल बन जाता है तो ब्रीड कर लेते हैं रेनी सीजन में, है ना। फीमेल्स रीच करते हैं सेक्सुअल मैच्योरिटी बिटवीन 20 and 24 months, मेल्स थोड़ा लेटर 24 and 30 है, तो ह्यूमन में भी सेम है।
जेस्टेशन पीरियड इन्होंने हाथी का पूछा था, चीते का ही पूछ लेते हैं। अप्रोक्सीमेटली 90 से 95 दिन में बच्चा हो जाता है, 9 महीने नहीं, 90 से 95 दिन, 3 महीने लगभग, 1/3। एक और सवाल जो पिछली बार आया था, चीतास डू नॉट रोर लाइक अदर बिग कैट्स। चीता रोर नहीं करता, चीता नहीं दहाड़ता, चीता पीता है, दहाड़ता नहीं है। ध्यान रखना, ये चीजें आजकल सवालों में आ रही हैं यार, क्या करें। और ऑब्वियसली कुत्ते भी, बिल्लियां भी अपना यूरिन डाल डाल के एरिया को मार्क करते हैं कि ये मेरी टेरिटरी है। फास्टेस्ट एनिमल ऑब्वियसली 120 की स्पीड पर भाग लेता है, एंड यूनिक ट्रिपिंग टेक्निक लगाता है। ये अपने शिकार के टाइम शिकार को लंगड़ी देके घेर देता है एंड फिर उसे डिस्टेबलाइज करके हंट कर लेता है। बट इसका हंटिंग सक्सेस रेट बहुत कम है, बहुत ही बच्चों वाली बात है, बट आजकल सवालों में आ रहा है तो देखना चाहिए। रेनी सीजन में सबसे ज्यादा मेट करते हैं, ऑल्दो ड्यूरिंग द ईयर कर सकते हैं। देन 90 to 95 डेज इनका जेस्टेशन पीरियड है। रोर नहीं करते, यूरिन करके अपनी टेरिटरी मार्क करते हैं, राइट। ट्रिपिंग टेक्निक से हंट करते हैं, बस इतना ही बहुत है। एक और चीज ध्यान रखने वाली, जो चीता आए थे वो अफ्रीकन चीता हैं, दे आर वनरेबल अंडर द IUCN रेड लिस्ट। बट इसमें ध्यान दो जरा डिटेल पे, एक अफ्रीकन चीता वनरेबल है, अफ्रीकन चीता वनरेबल है, बट जो एशियाटिक चीता है, प्लीज ध्यान रखना इस पे, प्लीज आई रिपीट, एशियाटिक चीता सिर्फ ईरान में रह गए, सिर्फ 12 चीते रह गए और ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। एशियाटिक चीता छोटा और पतला होता है, अफ्रीकन चीता बड़ा और तगड़ा होता है। एशियाटिक चीता क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, सिर्फ ईरान में रह गया है। अफ्रीकन चीता बहुत है, वनरेबल है, इट इज नॉट क्रिटिकली इंडेंजर्ड, राइट। इंडिया से तो एशियाटिक चीता तो एक्सटिंक्ट हो चुका है, ध्यान रखना, राइट जी। देन रेयर अर्थ मैग्नेट्स, इसमें चाइना वाली कहानी है। चाइना ने बोला है कि मैं एक्सपोर्ट नहीं करता, अभी सस्पेंड कर रहा हूँ। क्यों जी? इन्होंने यूएस को जवाब देने की कोशिश करी है। रेयर अर्थ मैग्नेट्स चाइना के पास हाईएस्ट कैपेसिटी है। सो रेयर अर्थ मैग्नेट्स होते क्या है? हाई परफॉर्मेंस परमानेंट मैग्नेट्स हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट से बनाते हैं। अब ये रेयर अर्थ एलिमेंट सारे देखना, उनमें अम ज्यादातर आ रहा है, तो अगर गैस करने की याद होता हो कर लो, ना हो रहा हो तो ये अम वाले ज्यादा रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, राइट। ज्यादा नहीं अंदर जाना, क्यों काम आ रहे हैं जी ये रेयर अर्थ मैग्नेट्स? बिकॉज एक तो परमानेंट है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, विंड टर्बाइन, डिफेंस, सारी जगह यूज हो रहे हैं। वेयर इट कैन बी यूज एवरीवेयर। और 80% ओवर दी रिफाइनिंग कैपेसिटी किसका कंट्रोल है? चाइना का। सो चाइना अब कहता है मैं नहीं दूंगा, और ज्यादातर कंट्रीज स्पेशली यूएसए भी इंपोर्ट पे डिपेंडेंट था। तो चाइना पे उन्होंने टैरिफ लगाए, टैरिफ तो लगाए वापस चाइना ने, बाद में कहता है कि भैया मैं दूंगा भी नहीं आपको अपना सामान, राइट। रेयर अर्थ एलिमेंट्स कौन से हैं? लेंथम, सीरियम, प्रेसोडियम, नियोडियम, ये सारे अम अगर आपको याद होते हैं नाम वाइज तो कर लो, नहीं तो अम ध्यान रख लो। इनको दो में कैटेगराइज भी करा जाता है, लाइट रेयर अर्थ एलिमेंट्स एंड द हेवी रेयर अर्थ एलिमेंट्स। याद करने की जरूरत नहीं, राइट। ऑल्दो स्कैंडिनियम एंड, ये एक्सेप्शन याद कर लेना, स्कैंडिनियम एंड यूरेथ्रियम आर लाइट इन वेट, बट इन्हें फिर भी हेवी रेयर अर्थ एलिमेंट माना जाता है। लाइट है इस SNY आर लाइट, बट स्टिल दे आर हैवी बिकॉज इनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज वैसी है। देन एक छोटी सी बात, प्लास्टिक आइस, एम आई ऑडिबल? यस सर। थैंक यू। बार बार कंफर्म कर लेता हूँ कि पीछे बंद हो जाए तो मुझे पता नहीं लगता, है ना। सो प्लास्टिक आइस, सो प्लास्टिक आइस क्या है जी? एक बहुत ही, देखो, वाटर अगर लिक्विड होता है तो हम उसे बोलते हैं वाटर, अगर वो सॉलिड हो जाता है तो हम उसे बोलते हैं आइस, राइट। लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट। लिक्विड स्टेट में फ्लो कर पाता है, अगर आपको इसको छोटे से होल से निकालना है तो निकल जाएगा। अगर अब ये आइस है तो अगर आप इसे निकालने की कोशिश करोगे तो टूट जाएगी, है ना। आइस वहीं पे पड़ी रहती है, अपनी फॉर्म एक ही रखती है एज ए सॉलिड। बट हमने देखा कि अंडर एक्सट्रीम प्रेशर सच एज the moons of the icy planets or the icy planets, we see a hybrid phase. Hybrid मतलब दो चीजें, इसमें वाटर बिहेव करता है एज अ लिक्विड एज वेल एज अ सॉलिड एट द सेम टाइम। एक तरह से प्लास्टिक की तरह इलास्टिसिटी दिखाता है। आप ये मानो कि आपको एक छोटी सी मोरी से बर्फ को निकालना था और आपने बर्फ को ऐसे स्ट्रेच करा और निकाल दिया, वापस जाके फिर बर्फ बन गई, होल से निकाल दिया फिर से बर्फ बन गई, राइट। सो दिस इज बिहेविंग एज अ सॉलिड एज वेल एज अ लिक्विड। नॉर्मल जिंदगी में अगर आप बर्फ निकालोगे, छोटे से होल से निकालोगे, टूट जाएगी,
है ना, बिना टूटे निकलेगी नहीं, फिर वापस जुड़ेगी नहीं, राइट। सो इसमें क्या हो रहा है, हाइब्रिड फेज में इट इज बिहेविंग एज अ लिक्विड एज वेल एज सॉलिड। सो ये प्लास्टिक आइस कहाँ है, फॉर द फर्स्ट टाइम साइंटिस्ट हैव रिसर्च एंड डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड प्लास्टिक आइस। कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है प्लास्टिक आइस, डीप विद इन इंटीरियर्स ऑफ आइसी प्लैनेट्स एंड मून सच एज नेपट्यून, यूरोपा एंड टाइटन। तो वहां पे क्या है जी, प्लास्टिक आइस इज हाइब्रिड फेस ऑफ वाटर दैट डिस्प्लेज डुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। सिंपल सी बात, इतना पता हो आधा नंबर तो आ गया। एंड इट बिहेव्स लाइक अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, बट मॉलिक्यूलर लेवल पे ये इलास्टिक हो जाती है। वैसे देखने को सॉलिड लग रहा है, बट मॉलिक्यूलर लेवल पे रोटेशन फ्रीली हो रही है, right? This means that ice can deform under pressure like a malleable substance. So इस आइस की शीट भी बनाई जा सकती है, आइस को प्रेस करा वो शीट बन गई, वाह जी वाह, टूटी नहीं, right? So different है from the conventional or classic ice found on earth. So plastic here refers to not to synthetic materials. Synthetic material नहीं है, but its physical property of plasticity. तभी क्वेश्चन बनाया था मैंने माइक्रोप्लास्टिक पे, बिकॉज इसमें सिंथेटिक मटेरियल नहीं है, ये बिकॉज ऑफ प्रेशर ऐसा बनी, राइट। इट इज अ सॉलिड दैट कैन बी स्क्वीज थ्रू अ होल। सेमी फ्लूइड बिहेवियर कर रहा है। फ्लूइड इज वन विच फ्लोज, लिक्विड एंड गैस फ्लो कर सकते हैं, सॉलिड फ्लो नहीं कर सकता। सो इट इज बिहेविंग लाइक अ सेमी फ्लूइड। सो इसमें ब्रेक थ्रू क्या है जी, हमने कटिंग एज न्यूट्रॉन बीम मारी अपने एरिया में, जहां नेपट्यून में और मून्स में हमें चाहिए था, तब हमने ऑब्जर्व करा कि यहाँ पे प्लास्टिक आइस एक्सट्रीम प्रेशर एंड टेम्परेचर में एग्जिस्ट कर रही है। टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों एक्सट्रीम है, वहां पे प्लास्टिक आइस 7 एग्जिस्ट कर रही है, राइट। सो कंडीशन में वाटर मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, रैपिड रोटेशनल मोशन दिखा रहे हैं, बट स्ट्रक्चरली सेम रह रहे हैं। सो बोथ सॉलिड एंड लिक्विड की तरह सेम टाइम बिहेव कर रहे हैं। देन कॉमन अर्थ आइस क्या है, अगर उसे सॉलिड बना लो तो सॉलिड ही है, अगर उसे तोड़ोगे टूट जाएगी, शीट नहीं बनेगी। देन ऐसी सी एक प्लास्टिक आइस की जगह आइस 7 भी है। हमें ये लगता है कि ये अर्थ में डायमंड्स की तरह मिल जाएगी। अर्थ के इंटीरियर को अगर आप अच्छे से देखोगे तो आइस 7 मिल जाएगी। सिंप्लीफाइड, सिंपल आइस इज सॉलिड, आइस 7 हमें कहाँ मिली है, कल्ली आइस 7 अर्थ के इंटीरियर में मिलेगी। प्लास्टिक आइस 7 जो सॉलिड एंड लिक्विड दोनों की तरह बिहेव कर रही है, नेपट्यून एंड आईसी प्लैनेट्स के मून, टाइटन एंड यूरोपा पे मिल जाएगी, सिंपल। और प्लास्टिक आइस क्या है, एज सॉलिड एज लिक्विड, हाइब्रिड, दोनों एक टाइम पे बिहेव करती है। दैट इज इट। थैंक यू फॉर हैंडलिंग मी फॉर सो लॉन्ग, बेयरिंग मी फॉर सो लॉन्ग। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। कोई भी डाउट हो मुझे व्हाट्सएप या मैसेज पे बता देना, आई विल सॉल्व इट। थैंक यू सो मच।